हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं, इंडस्ट्रियल लॉज से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लॉज कह लें या फिर लेबर लॉज से कह लें, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है, और इस ऐप पर ही इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर पीडीएफ डालना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल के रूप में पीडीएफ फॉर्मेट में रिपब्लिका आईएएस की ऐप को, जिसे आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लेंगे, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें इस प्रकार की चीज़ों को, यानी लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल लॉज से रिलेटेड या लेबर्स के वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ों को मेंशन किया गया है। कुछ आर्टिकल्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जैसे 39 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस पर हम लोग अलग से क्लास देख चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है लेबर लॉज से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें 39 आर्टिकल 39A 41 42 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक एक करके यहाँ पर चीज़ें दी गई है। जैसे 39 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें है कि जीविका का साधन है, संसाधनों का एक संतुलित विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेस, उसका संकेंद्रण न हो, सेंट्रलाइजेशन न हो, जो हमारी कंट्री का संसाधन है, एसेट्स हैं। ठीक है, फिर समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी चीज़ों का वर्णन मेंशन उसमें किया गया है। तो इसलिए आर्टिकल 39 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साथ ही 39A में क्या है, तो निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री लीगल एड असिस्टेंस मिलेगा हर एक सिटीजन को। 41 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आकस्मिक स्थिति में सुरक्षा की बातें कही गई है, सोशल सिक्योरिटी की बातें की गई है। और आर्टिकल 42 यानी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 42 है, वह क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें मातृत्व हित लाभ है। ठीक है, और राज्य को, स्टेट को इसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए उपाय करे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रसंगवश हमने यहाँ पर देख लिया। 39A 41 42। ठीक है, अब क्या है कि यह जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976, उस पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बातें की गई है, इसलिए गवर्नमेंट की एक ऑब्लिगेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पर एक्ट लावे।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया ILO का यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडर सिग्नेटरी मेंबर्स है और उसके बहुत सारे कन्वेंशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ILO का एक जो प्रोविजंस है वहीं इक्वल रिम्यूनरेशंस से रिलेटेड जो उसका कन्वेंशन 1958 में आया, ठीक है, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया 1958 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस संदर्भ में यह है कि इंडिया में 1969 में नेशनल लेबर कमीशन, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी रिकमेंडेशन किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 69 में अब क्या है कि ILO के प्रोविजन के तहत और दूसरा 69 में राष्ट्रीय श्रम आयोग के रिकमेंडेशन के तहत और प्रीएम्बल्स में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो था ही। तो इन सारी वजहों से गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि इस पर कानून लाए कि लिंग के आधार पर। बाकी बहुत सारा आर्टिकल्स हमारा जुड़ता है जिसमें समान का आर्टिकल 14 भी है कि विधि के समक्ष समानता होगी, 15 भी है, 16 भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ रही है, कोरिलेट हो रहा है। तो उन सारे बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के लिए एक ऑर्डिनेंस लाती है 1975 में, ठीक है। और यही ऑर्डिनेंस फरवरी 1976 में आकर के एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत सारा फैक्ट्स फिगर आपके सामने आया जिसमें हमने 39A 41, 42 आदि को देखा। आर्टिकल्स में क्या है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सर्टेनली यहाँ से क्वेश्चंस होगा ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ILO के प्रोविजन को भी देखा। जो ILO का प्रोविजन है, ILO का जो कन्वेंशन है 1958 में आया था इक्वल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड, तो इंडिया ने भी इसको रेक्टिफाई किया था। तो इसके तहत भी फिर नेशनल लेबर कमीशन, राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो अनुशंसा रिकमेंडेशन हुई है 1969 में, उसने भी रिकमेंड किया कि देयर शुड बी इक्वल रिम्यूनरेशंस, ठीक है। लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, ठीक है। तो इन सब के तहत ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी आप ध्यान रखेंगे 1958, 1969, ठीक है। अब है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए 11 फरवरी 1976 को यह अधिनियम बनता है। अब है कि यह जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट गवर्नमेंट ने लाया है 1976 में, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चंस यहाँ भी बन सकता है, क्वेश्चंस की लाइनिंग यही होगी, व्हाट आर द एम्स ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। तो इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि किसी प्रकार के लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सैलरी के संदर्भ में भी
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि नियुक्ति के संदर्भ में भी, यानी अपॉइंटमेंट के संदर्भ में भी वहाँ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए लिंग के आधार पर। तीसरी बातें हैं कि पदोन्नति में भी, प्रमोशन में भी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग में भी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और ट्रांसफर में भी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो यह जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, इसमें और भी बहुत सारे आयाम हैं सैलरी के अलावा, ठीक है, जिसको और भी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है वह है समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करना, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, फिर महिलाओं को नियुक्ति में अवसर मिले, अपॉइंटमेंट में कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, फिर उनकी पदोन्नति है, उनकी ट्रेनिंग है, उनका स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र है, ऐसा न हो कि भेदभाव से प्रेरित होकर के उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए और ताकि वह जॉब छोड़ दे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। अच्छा, यह जो एक्ट आया है, तो चूंकि पार्लियामेंट के द्वारा ये अधिनियम आया है, तो यह क्या है, यह एक केंद्रीय अधिनियम है, एक सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है, और यह लागू कहाँ है, तो पूरे भारत में, समस्त भारत में समान रूप से लागू है, या फिर गवर्नमेंट इसे कहीं भी, केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, इसे किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी के लिए भी लागू कर सकती है, बाध्य कर सकती है, और ऐसा है भी, ठीक है। तो यह इसका स्कोप हो गया, विस्तार हो गया, यानी यह कानून का, इस कानून का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी सीमा है, लागू होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रोविजंस क्या है। तो इसमें जो, इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, वह प्रोविजंस कई संदर्भ में हो सकता है कि इसमें जो प्रोविजंस है, यह एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर के लिए प्रोविजंस है कि यानी एम्प्लॉयर को क्या करना है। दूसरा है कि गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। फिर तीसरी बात है इसमें क्या है कि इसमें एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है जो कि सलाह देगा, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी, एक सलाहकार समिति की भी बातें की गई है, तो वह सलाह देगा एडवाइजरी कमेटी महिलाओं के नियुक्ति के संदर्भ में, उसकी पदोन्नति, उसके स्थानांतरण आदि के संदर्भ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, इस एस्पेक्ट से एम्प्लॉयर को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, फिर एडवाइजरी कमेटी के संदर्भ में है, फिर पेनल्टी, पनिशमेंट आदि के संदर्भ में है। तो बहुत सारे प्रोविजंस इसमें, इस एक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब इसमें क्या है, हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, जो कि क्लियर हो चुका है। अच्छा, समान, इसमें एक वर्ड देखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी असमान कार्य के लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर दो अलग अलग असमान कार्य है तो वहाँ पर असमान वेतन हो सकता है। हालांकि ये वेल डिफाइंड नहीं है कि समान कार्य का क्या संदर्भ है, ठीक है, या समान प्रकृति का कार्य से क्या संदर्भ है, ये बहुत कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, सेक्शन है जो कि इस एक्ट के तहत, तो सेक्शंस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें जो नियोजक के लिए, यानी जो एम्प्लॉयर है, उसके लिए क्या है कि समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था वह करेगा, जो एम्प्लॉयर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशंस इन रिक्रूटमेंट, यानी नियोजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, कोई भेदभाव नहीं की जाएगी लिंग के आधार पर, ठीक है। इसमें लेकिन एक केस यह है कि
भर्ती के उपरांत सेवा शर्तों में भेदभाव पर, अच्छा, इसमें शर्त यह है कि अगर कोई ऐसी प्रोविजंस SC ST और भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के संदर्भ में प्राथमिकताओं या आरक्षण के साथ के संदर्भ में अगर कोई प्रोविजन है तो वहां पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज जहां पर महिलाओं की नियुक्ति के संदर्भ में प्रतिबंध है तो वहां पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित नियोजन में यह लागू नहीं होगा। जैसे सेना के कई ऐसे विंग हैं जहां पर महिलाओं के लिए मान लीजिए प्रतिबंध है, तो वहां पर यह इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लागू नहीं होगा, यानी उसकी लिमिटेशन है यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ें SC ST और भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष संदर्भ में है। एक कुछ एक्ट है इस एक्ट के तहत धारा है, तो यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो एम्प्लॉयर है, अभी एम्प्लॉयर वाले पार्ट को हम देख रहे हैं कि उसका काम क्या है, समान वेतन को सुनिश्चित करना। दूसरा, नियोजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तीसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं एम्प्लॉयर की ओर से कि वह रजिस्टर को मेंटेन करेगा। ठीक है, और रजिस्टर को अगर मेंटेन नहीं करता है, अगर इंस्पेक्टर इसकी डिमांड करता है और उसको देने में कोताही करता है या नहीं प्रेजेंट करता है, तो इस पर 500 रुपये की पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में रखेंगे पेनल्टी वाले सेक्शन को। तो रजिस्टर का अनुरक्षण करना, रजिस्टर में क्या होगा, जो महिलाएं जिसकी नियुक्ति आप कर रहे हैं उसका नाम, कार्य की प्रकृति, उसकी क्या सैलरी है आदि को मेंशन किया जाता है रजिस्टर में, और इसका निरीक्षण इंस्पेक्टर, जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, वह कर सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एक्ट में, वह एडवाइजरी कमेटी का है। ठीक है, यानी एक एडवाइजरी कमेटी होगी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अपने अधीन क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है। ठीक है, और इस समिति में क्या होगा, 10 सदस्य होगा। इस समिति में 10 सदस्य होंगे, जिनमें से आधी यानी 50% महिलाएं होगी। ठीक है, तो इस समिति का क्या काम होगा, तो समिति का काम होगा महिलाओं की नियुक्ति के संदर्भ में, पदोन्नति, उसकी ट्रेनिंग आदि के संदर्भ में, ट्रांसफर आदि के संदर्भ में सलाह देना। ठीक है, क्लियर है एडवाइजरी कमेटी का काम। अच्छा, अब है कि कुछ विशेष कंडीशन में यह एक्ट लागू नहीं होगा, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन स्पेशल केसेस। ठीक है, तो वहाँ पर इस एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए जहाँ पर बच्चों के जन्म, सेवानिवृत्ति के संदर्भ में है, ठीक है, विवाह या मृत्यु से संबंध नियोजन की शर्तों या दशाओं के संदर्भ में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, तो वहाँ यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस के आधार पर है, आपका क्वेश्चन भी होता है और यहाँ भी है किसी भी एक्ट में। ठीक है, तो अगर कोई विशेष प्रोविजन महिलाओं के लिए है तो वहाँ पर यह लागू नहीं होगा। बाकी हम SC ST के संदर्भ में, भूतपूर्व सैनिकों आदि के संदर्भ में अगर कोई विशेष रिजर्वेशन है तो वहाँ भी यह एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, अब है कि सरकार की भूमिका क्या है, तो सरकार की भूमिका है कि इसमें सरकार की भूमिका घोषणा करने की है, अनाउंसमेंट कर सकती है, डिक्लेरेशन कर सकती है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए किसी वैध कारणों से अगर भेदभाव किया जाता है, ठीक है, इसमें सरकार अगर संतुष्ट हो जाती है कि पुरुष और महिला कर्मचारी के पारिश्रमिक में, सैलरी में अंतर लिंग के आधार पर नहीं किसी अन्य कारणों से है, तो वहाँ पर पारिश्रमिक में जो अंतर होगा उसको सही माना जाएगा, सही घोषित। तो गवर्नमेंट को यह डिक्लेरेशन करने का अधिकार है।
क्वेश्चन बन जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या अधिकार है, तो डिक्लेरेशन करने का, पावर टू मेक डिक्लेरेशंस, कि कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, दावे और शिकायतें जो हैं, तो इस संदर्भ में दावे और शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति होगी और वह एक लेबर ऑफिसर्स के रैंक का होगा, उससे सिविल राइट होगा। ठीक है, सिविल राइट होगा और उसका जो आदेश होगा उस आदेश को मानने की बाध्यता लेबर और एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मानना होगा। ठीक है, अगर उसके आदेश से अगर असहमति है तो 30 दिन के अंदर अपील करने का भी अधिकार है, होगा एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को। विशेष कंडीशन में 30 दिन से ज़्यादा का भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो यह समझ में आ गया कि जो लेबर ऑफिसर होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी इस काम के लिए, क्लेम्स और कंप्लेंट्स को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, उसके आदेश को मानना होगा, लेकिन उसके विरुद्ध कंप्लेन भी किया जा सकता है। ठीक है, और वह 30 दिन के अंदर अपीलेट में हायर अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील की जा सकती है। अब एक इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति होगी, जो क्या होगा, लोक सेवक होगा। ठीक है, या लोक सेवक होगा और उसे बहुत सारे अधिकार होंगे, जैसे किसी कारखाने में एंट्री करना, रजिस्टर को देखना आदि जैसी चीज़ें। और अगर ऐसा एम्प्लॉयर नहीं करता है तो उसको दंड की भी व्यवस्था इसके संदर्भ में है। अब दंड क्या है, तो अगर रजिस्टर का अगर एम्प्लॉयर ने ठीक ठाक से उसका संरक्षण नहीं किया है, फिर प्रस्तुत नहीं करता है, उसको दिखाता नहीं है, तो इस संदर्भ में भी उसे दंड दिया जा सकता है। और दंड जो है 1 माह से 3 माह का कारावास, फिर 10,000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। 1 साल का है, इसमें दोषी व्यक्ति को 1 साल का कारावास हो सकता है, 3 महीने से 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, और 10,000 से 20,000, ये बढ़ गया है, 10,000 से 20,000 का जुर्माना हो सकता है, और दोषी व्यक्ति को 3 महीने से 1 साल का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर 1 साल तक होगा, 3 महीने से 1 साल का, और जुर्माने के रूप में 10,000 से 20,000 का, ठीक है, दंड दिया जा सकता है। तो यह हो गया ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज हो गया। अब अच्छा, हाँ, यहाँ पर आ गया आपका सॉरी, यह जो पेनाल्टी है इसकी चर्चा यहाँ पर है। भेदभाव करने या सलाहकार समिति के निर्देशों का नहीं मानने पर 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना, या फिर 3 से 12 माह तक का कारावास, दोनों किया जा सकता है। ठीक है, तो यह चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस एक्ट का प्रोविजन हो गया। कुछ एक्ट की आलोचना भी होती है, जैसे समान प्रकृति के कार्यों का स्पष्ट नहीं होना, या फिर समान कार्य तथा समकक्ष कार्य को, ठीक है, उसमें समान उत्पादकता या कार्य निष्पादन को आधार नहीं माना गया है, कि केवल समान कार्य का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आउटपुट, उसका जो निष्पादन है वह या आउटपुट है वह समान है या नहीं है, इसको ध्यान में नहीं रखा गया है। बहुत सारी इसमें कमियां हैं, जैसे निरीक्षकों की कमी है, व्यवहारिक स्तर पर इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन जैसी चीज़ें नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी कुछ लेकुना है। तो आपके इस एक्ट में यही सारी चीज़ें हैं। एक बार तेजी से आप लोग देख लीजिए कि यह एक्ट 75 में ऑर्डिनेंस के रूप में आया है, 76 में कानून बना है। फिर इसमें क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। समान वेतन होगा, दिया जाएगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ट्रेनिंग में है, प्रमोशन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा किया जाता है तो एम्प्लॉयर को इसके लिए दंड देना, दंड की व्यवस्था की गई है।
ठीक है। इसके लिए एक लेबर ऑफिसर की नियुक्ति होगी जो क्लेम्स को निपटाए और उसे सिविल अधिकार दिया गया है, सिविल कोर्ट का अधिकार दिया गया है, उसकी बातों दोनों को मानना होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोविजंस हैं, लेकिन उसके विरुद्ध अपील भी किया जा सकता है, साथ ही इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। बाकी ये सारा आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, इसका डिटेल में आपको सारा PDF रिपब्लिका IAS के ऐप पर मिल जाएगा और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय।